बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना असली रूप दिखा रही है। एक एक करके अपने गठबंधन सहयोगियों को किनारे लगा रही है, ठिकाने लगा रही है। पहले चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंपा और अब मुकेश सहनी को सबक सिखा रही है। ये आप दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जीतन राम मांझी को डरा रही है, भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को भी डरा रही है। दरअसल इतनी बातों के कई मायने हैं और इतने आरोपों की कई वजहें हैं। आपको न्यूज के माध्यम से पता चल ही गई होगी कि बिहार में क्या हो रहा है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी भाजपा के सहयोग से इस बार चुनाव लड़ी थी। एनडीए गठबंधन में ये चार प्रमुख दल थे, जहां भाजपा और नीतीश मिलकर चुनाव लड़ ही रहे थे, यानी कि भाजपा और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ रहे थे। बाद में उसमें जीतन राम मांझी भी जुड़े और एकदम आखिरी वक्त में वहां पर वीआईपी से मुकेश सहनी गए, जो तेजस्वी यादव से गठबंधन ना करते हुए, नाराजगी जताते हुए पहुंच गए और एनडीए में शामिल हो गए। 11 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर जीत मिली और उसके बाद एनडीए की सरकार में शामिल हो गए। 4 विधायक थे। बोचहा सीट से विधानसभा में पहुंचे उनके उम्मीदवार, उनके विधायक, कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया, मुसाफिर पासवान का। इसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव की तारीखें, उपचुनाव के प्रत्याशी जिस तरह से घोषित होने लगे, भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। जो वीआईपी के कोटे में सीट थी उस पर भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब क्योंकि वहां पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो वीआईपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया और उसके बाद भाजपा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अब मुकेश सहनी को लालू यादव याद आने लगे। उन्हें आप कल बिहार दिवस के मौके पर उनकी एक फेसबुक लाइव वीडियो देखिए, किस तरह से कह रहे हैं कि लालू यादव जी का प्रस्ताव ना मानकर मैं बहुत पछता रहा हूं। हम बात कर लेते हैं कौन सा प्रस्ताव था, लालू यादव ने उन्हें क्या प्रस्ताव दिया था। खुद मुकेश सहनी इस बात पर चर्चा करते हैं और राजनीतिक जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो इतने महीनों से चर्चा चल रही थी कि क्या आरजेडी की तरफ से, क्या लालू प्रसाद की तरफ से, क्या तेजस्वी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर दिया गया था कि नहीं, जब अगर सरकार बनाने की स्थिति में होते तो, क्योंकि 110 सीटें यूपीए की आई थी। तो अगर सहनी और मांझी चले जाते 8 विधायकों को लेकर के, तो 6 विधायक, जिसमें 5 विधायक एआईएमआईएम के थे, 1 विधायक बीएसपी के थे, तो इनको लेकर के सरकार बनाई जा सकती थी। इन्हीं संभावनाओं पर बातचीत चल रही थी। तो मुकेश सहनी अब इस पर तमाम दिमाग लगाने लगे कि नहीं, उन्हें सरकार में ही रहना है, एनडीए में ही रहना है। इसके बाद कल खुद वो स्वीकार रहे हैं, फेसबुक लाइव में बता रहे हैं कि कैसे लालू यादव ने उन्हें ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि 4 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था। इसके साथ ही मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था और इसके साथ 6 लोगों को एमएलसी बनाने का ऑफर दिया गया था। जिनके पास सिर्फ 4 विधायक हों, चारों को मंत्री बनाने का, उसके नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने का और 6 अन्य लोगों को एमएलसी बनाने का ऑफर अगर लालू यादव दे रहे थे, तो ये सोच करके कि आरजेडी को सत्ता में लाना है, उसमें अगर कोई और नेता भी बन जाए, अगर कोई और दल भी स्थापित हो जाए, तो उन्हें ऐतराज नहीं है। ये बातें मुकेश सहनी कैमरे के सामने खुले तौर पर कल स्वीकारते हुए दिखे। अब उनकी इस भाषा और उनकी इस बोलने की शैली से अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनडीए में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। और आज शाम में खबर आई कि उनके 3 बचे हुए विधायक पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कवायद करने लगे। वहां पर शामिल लोग भी देखिए कौन कौन है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित जो 2 प्रस्तावित, क्या वो तो उप मुख्यमंत्री ही हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। यानी इतना बड़ा फैसला हो रहा है, एक गठबंधन सहयोगी के सारे विधायकों का विलय हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार नहीं शामिल हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में जो कर रही है वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो जो करेगी वो अपने दम पर करेगी,
और उसे किसी के राय मशवरे की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी तो अभी फिलहाल 4 विधायकों वाली एक पार्टी चला रहे हैं, एक पार्टी के नेता हैं। नीतीश कुमार भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लगभग 40 विधायकों की संख्या के साथ टिके हुए हैं। अब इन दोनों विधायकों पर इन दोनों नेताओं पर खतरा मंडरा रहा है कि इनके विधायकों को तोड़ने की कवायद की जाएगी तो क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ा था बहुत सुस्ती देखी गई थी। यहां तक कि विपक्षी दल के लोग, खासकर तेजस्वी यादव, कहने लगे थे कि चाचा आप थक गए हैं, उन्हें अब आराम करने दीजिए, इस बार मुझे मौका दीजिए। जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जिस तरह से आखिरी फेज तक उनका प्रदर्शन रहा है, उससे अंदाजा लगाया भी जा सकता था कि हाँ, तेजस्वी यादव हवाई दावे नहीं कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे, दरअसल जमीन पर उन्हें समर्थन मिल रहा था। लेकिन आखिर वक्त में किसी तरह से, और खासकर मतगणना के दिन जिस तरह से आखिरी के घंटों में नीतीश कुमार ने पलटवार किया, किसी तरह से कुछ सीटें बच गई और इनमें दर्जन भर सीटें तो ऐसी थी कि कुछ वोटों से जीती गई। इसमें प्रशासनिक धांधली का भी आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से। आरजेडी के लोगों ने कहा कि कुछ 100 वोटों से कई सीटों पर जिताया गया है जेडीयू को, बीजेपी को। फिलहाल नीतीश कुमार सरकार बनाने में सफल हुए थे, ये बात 1.5 साल पुरानी है तो उसे बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार एक कमजोर सरकार बनाने में सफल हुए थे, जिसमें उनके विधायकों की संख्या दूसरे नंबर पर थी, यानी कि सबसे ज्यादा विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक उतनी समय। अब 3 विधायक और शामिल हो गए तो जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी लगभग वो पूरी करवा ही ली जाएगी, यानी कि अब 77 संख्या हो जाएगी भाजपा के विधायकों की। भाजपा अब कह सकती है कि बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से वो सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि वोट फीसदी के हिसाब से अभी भी आरजेडी ही है। लेकिन भाजपा इस बात के भी तो दावा करेगी कि वो एक गठबंधन सहयोगी होकर के और कम सीटों पर लड़ने के बाद इतने विधायकों के साथ उसकी एक संख्या दिखाई दे रही है। अब भाजपा की बढ़ती हुई संख्या आरजेडी के लिए उतनी टेंशन की बात नहीं है जितनी कि जेडीयू के लिए, जितनी कि हम पार्टी के लिए है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जब अपने पुराने ट्रैक पर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जब चिराग पासवान के बाद अब मुकेश सहनी को ठिकाने लगा रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने 2 गठबंधन सहयोगियों पर भी नजर गड़ा सकती है। उसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड यही बताते हैं। अब नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 44 में से 30 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की तो कितने हद तक लड़ सकेंगे, और 4 में से 3 तोड़ना हम पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान ही हो जाएगा। जो तकनीकी नज़रिए से देखते हैं, जो बिहार के चुनाव को करीब से जानते हैं, वो ये बात भी मान रहे हैं कि वीआईपी के जो विधायक टूटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी को ऐन वक्त पर साथ लेने के लिए, मल्लाह समुदाय के तमाम लोगों को एनडीए की तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने ऐसा किया कि 11 सीटें दे दी वीआईपी को, जबकि उतना जनाधार नहीं था और वीआईपी ने इस पर चुनाव लड़ लिया। कहा कुछ भी जा सकता है, लेकिन 4 की संख्या में विधायक वीआईपी के माने गए। अब उसके विधायक तोड़ लिए गए, 3 विधायक तोड़ लिए गए, जैसा कि हमने जिक्र किया कि एक विधायक का उनके निधन हो गया है, जिस पर बोचहा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वहीं से सारा बवाल मचा हुआ है। अब इस पूरे खेल में जो खिलाड़ी चुप बैठा है, उस तेजस्वी यादव के लिए क्या संभावनाएं हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने एक गठबंधन सहयोगी को 1.5-2 साल पहले ही ठिकाने लगा चुकी है, और उसके बाद, यानी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, और चुनाव के बाद चिराग पासवान चुनाव तक कहते रहे कि नरेंद्र मोदी को मैं राम की तरह देखता हूं और मैं खुद हनुमान हूं, मेरे सीने में वो बसे हैं। लेकिन बाद में उन्हीं के चाचा के साथ हाथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी की तमाम चीज़ों को, उस पार्टी की मान्यता को, और उस पार्टी के सबसे बड़ी बात रही कि राज्यसभा सांसद उनके चाचा जी को अपने पखपाले में ला लिया, और चिराग पासवान के साथ एक तरह का धोखा हुआ। चिराग पासवान से चला ये सिलसिला मुकेश सहनी तक आ गया है। मुकेश सहनी भी अब अपने कार्यकाल में कुछ बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 3 विधायक थे, तीनों चले गए। उनका खुद का एमएलसी का कार्यकाल कुछ दिनों का, 2-3 महीने का बचा हुआ है। तो हो सकता है कि उन्हें अब मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया जाए, और 3 जून और जून-जुलाई में वो हो सकता है कि राजनीतिक रूप से बेरोजगार नजर आए कि वो अब कहां जाएं। अब दूसरी तरफ देखिए,
जहां जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे। समस्या सबके साथ एक ही है कि जब एनडीए में जाएंगे तो एक मंत्री पद पर सेटल हो जाते हैं। दूसरी तरफ खुद ही बता रहे हैं, मुकेश सहनी के ही शब्दों में आप समझ लीजिए कि मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि लालू यादव की तरफ से उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया, चारों विधायकों को मंत्री का पद ऑफर किया गया, 6 एमएलसी का पद ऑफर किया गया, फिर भी मैं नहीं माना। और एनडीए में गए तो उनके हिस्से क्या आया? एनडीए में उनके हिस्से सिर्फ एक मंत्री पद आया, खुद एमएलसी के तौर पर मंत्री बने और उनके चारों विधायक जस के तस रहे, जिनमें एक विधायक का निधन हो गया है। जीतन राम मांझी के भी हिस्से ऐसा कुछ नहीं आया, ना उप मुख्यमंत्री बने, ना तो उनको किसी तरह का बहुत बड़ा स्टेक दिया गया एमएलसी से लेकर अन्य जगहों पर। तो जब गठबंधन के लिए यूपीए के लोग, खासकर आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारे साथ आइए, तब देखिए ये दलित पिछड़े के तमाम दलित पिछड़ा समाज के जो दावा करने वाले तमाम दल हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारी शर्तें बहुत बड़ी हैं, हम मुख्यमंत्री के नीचे नहीं मानेंगे, उप मुख्यमंत्री पर नहीं मान रहे हैं, 4 मंत्री पर नहीं मान रहे हैं, 6 एमएलसी पर नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए में जाते हैं तो सिर्फ एक मंत्री पद पर मान जाते हैं। ये भी एक कहा जा सकता है कि मानसिक गुलामी का मामला हो, या फिर हो सकता है ऐसा मामला ना हो सकता है कि राजनीतिक सूझबूझ हो उनकी, उन्हें लगता हो कि एनडीए के अलावा कोई सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन बिहार के जो नतीजे हैं वो ऐसा नहीं दिखा रहे थे। कुछ हजार वोट ही यूपीए पीछे रह गई थी। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुनावी कैंपेन किया था उसके नतीजे साफ देखने को मिल रहे थे। अब क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव इस इंतजार में बैठे रहेंगे, पूरे 5 साल खत्म होने तक इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई समीकरण बने तो हम सरकार बना ले। वजह है कि इस तरह का बहुमत तो एनडीए को नहीं मिला है कि कोई टूट फूट हो फिर भी सरकार बची रहे। लेकिन तेजस्वी यादव से ज्यादा ये बात सोचने की नीतीश कुमार को है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि भाजपा के साथ अगर रहने पर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेगी। जैसे कि कुछ दिन पहले तक वीआईपी के मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ किए फिरते थे। अब जब उपचुनाव के लिए अपनी ही सीट पर उन्होंने एक उम्मीदवार उतार दिया तो नाराज होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके तीनों विधायक तोड़ लिए। उस सीट पर भी बड़े गजब समीकरण बन रहे हैं। जिन विधायक जी का निधन हुआ, मुसाफिर पासवान जी का, उनके बेटे अमर पासवान को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया और फिर आरजेडी से जो उम्मीदवार हुआ करते थे रमई राम, उनकी बेटी को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो बिहार की राजनीति में बहुत दिलचस्प तरीके से उपचुनाव में सब कुछ होता रहता है। बिहार की बात यहाँ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अलग यहाँ की राजनीति, एक एक सीट के लिए बिहार में घमासान मचता है और एक एक सीट पर न जाने कितनों की राजनीतिक तिलांजलि दे दी जाती है। जी हाँ, मैं पिछले साल की बात याद दिला रहा हूँ। 2 सीटों पर उपचुनाव थे और 2 स्टार युवा नेता कांग्रेस के बलि चढ़ गए। उनमें से एक तो बिहार के ही हैं कन्हैया कुमार। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका स्टारडम सभी ने देखा था। हालांकि वो जीत तो नहीं सके, लेकिन पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया था कि बेगूसराय में ही असल चुनाव हो रहा है। कन्हैया कुमार नहीं जीत सके, लेकिन लगभग 3 लाख वोटों के साथ उन्होंने स्थापित कर दिया कि उनके पास एक सपोर्ट है, उनको लोग वोट करने आ रहे हैं। भले ही बड़ी संख्या में मुसलमानों ने उन पर भरोसा जताया और एक तरफा वोट किया था उस सीट पर, और मुस्लिमों के लिए 3-3.5 दशक से लगातार संघर्ष करने वाले अपने ही नेता को उन्होंने नहीं चुना। ये उम्मीद करते हुए उन्होंने एक तरफा वोट उनको न दे करके कन्हैया कुमार को चुना था, ये उम्मीद करते हुए कि एक युवा नेता आएगा, भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मुखर होकर बोलेगा। अब कन्हैया कुमार एक स्टार लीडर के तौर पर उभरे, तब वो सीपीआई से चुनाव लड़े थे। फिर उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस में शामिल होते ही और दोनों सीटों पर उपचुनाव में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अपनी पूरी ऊर्जा एनडीए पर, बीजेपी पर खर्च करने के बजाय अपने ही गठबंधन सहयोगी रहे आरजेडी पर हमला बोलने में लगा दिया। लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर उन्होंने जम करके हमले बोले। उन्होंने कैसे कैसे शब्दावलियां इस्तेमाल की, कैसे भक्तचरण दास कौन है,
जाकर अपने आका से पूछ लो, लालू यादव पर इस तरह तंज करते हुए वो बोलते हैं। हालांकि लालू यादव भी उस पर चुटकी लेते हुए उस मामले को टाल जाते हैं, हालांकि राजनीतिक विवाद इस पर बढ़ता चला गया था। तो कन्हैया कुमार ने अपना सब कुछ झोंक दिया था और नतीजे क्या है, कहीं 4000 वोट मिला कांग्रेस को, कहीं 2000। यानी कि एक युवा नेता जो पूरे देश भर में एक ऑरा लेकर चल रहा था, एक स्टारडम लेकर चल रहा था, पिछले साल बिहार में जैसे ही उपचुनाव हुआ उसका स्टारडम ना सिर्फ खत्म हो गया, वो इरिलीवेंट हो गया। ऐसे लगने लगा कि कन्हैया कुमार नाम का शख्स किसी का प्रचार करे, किसी के पक्ष में कितना भी दांव लगा ले, 1000 वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं रही। दोनों सीट के नतीजे यही कहते हैं। अभी फिलहाल यूपी, गोवा जैसे अन्य जगहों पर चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस का जहां जहां कन्हैया ने प्रचार किया बहुत बुरा हाल रहा। यानी कि उस उपचुनाव से कितना बड़ा नुकसान हुआ, एक उभरते हुए युवा नेता को लोगों ने सीरियस लेना खत्म कर दिया। उसी तरह से यूपी से गए शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी जमकर के लालू यादव पर हमला बोला। हाँ, उन्हीं लालू यादव पर जिनको वो इतने बड़े मुरीद हुआ करते थे, जिनके सामाजिक न्यायप्रियता की इतने किस्से गाया करते थे, क्योंकि कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को खुश करना था। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उन पर जमकर हमला बोला था। क्या हुआ कि वहां पर किसी सीट पर 4000, किसी पे 2000 वोट मिले बिहार। और उसके बाद यूपी के विधानसभा सीट में तो कांग्रेस की जो दशा है उस पर बोलने लायक कुछ नहीं बचा है। 2.25% वोट तो 30 सीटों पर लड़ने वाली, 30-32 सीटों पर लड़ने वाली आरएलडी को मिल गया है, तो 2.25% वोट कांग्रेस का पाना मतलब लगभग खत्म हो जाना है। यानी कि पिछले उपचुनाव में जिन युवा चेहरों पर दांव लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो फ्लॉप हो गए। अब इस उपचुनाव पर आ जाते हैं जो 2022 में होने वाला है। एक सीट के उपचुनाव पे सोचिए कितना कुछ राजनीतिक उथल पुथल होता चला जा रहा है। 4 विधायकों वाली पार्टी एनडीए के साथ थी। मुकेश सहनी, इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे न्यूज हो, खबर हो, उसी के हिसाब से मल्लाह समुदाय के सबसे फेमस चेहरा बन चुके थे। उनके साथ इस तरह का बिगाड़ हो गया। एक सीट के लिए उनके तीनों विधायक तोड़ लिए गए। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि अब वो जा करके बिहार भर में और खासकर मल्लाह समाज के बीच में अपना दुखड़ा रोएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गद्दार है। समस्या ये है कि चिराग पासवान को तब शिकायत होती है, लोकतंत्र पर खतरा तब नजर आता है जब बीजेपी उनके पीठ में छुरा भोंप देती है। समस्या ये है कि मुकेश सहनी को लोकतंत्र पर खतरा तब नजर आता है जब भारतीय जनता पार्टी उनके ही विधायक तोड़ लेती है। तो यहां पर दलित पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात करने वाले तमाम दलों के साथ ये एक बड़ी समस्या आ गई है कि जब तक नरेंद्र मोदी के साथ बैठने का मौका मिलेगा, जब तक एनडीए में रहने का, भाजपा के साथ रहने का मौका मिलेगा, तब तक वो उन्हें विकास पुरुष बताते रहेंगे, भाजपा को देश का भविष्य बताते रहेंगे। जैसे ही भाजपा से उनके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, वैसे ही अचानक वो नाराज हो जाते हैं। और मुकेश सहनी के ही बातों से संदर्भ लिया जाए तो वो लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह यादव को, बहन मायावती को सामाजिक न्याय के बड़े चेहरे के रूप में पेश करने लगते हैं। कल के उनकी आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बता रहे हैं कि जो दलित पिछड़ों के नेता हैं वो क्यों जरूरी हैं और उनका प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है। इतनी बड़ी बातें लेकिन तब याद आती हैं जब कुछ नहीं बचता। उदाहरण के तौर पर एनडीए के खिलाफ 2020 में जब लामबंद हो रहे थे, तब तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे कि हम तमाम दलों को एक साथ लेकर के एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे। उन गठबंधन के सहयोग में 2 दल ये भी थे, जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी। दलित और अति पिछड़े के बिना एक महागठबंधन को वो रूप नहीं दिया जा सकता था। तो उसमें कुछ सीटों को, कुछ विवाद को, प्रतिनिधित्व को, और सबसे बड़ी बात खुद को मुख्यमंत्री के नीचे न समझने की, जो खुद अब बातें स्वीकारी जा रही हैं। तब तक कहा जा रहा था कि नहीं हो सकता है आरजेडी के लोग झूठ फैला रहे हों, और क्योंकि राजनीति में जिसके पास ज्यादा प्रचार तंत्र है वो झूठ फैलाता है, तो निसंदेह वीआईपी और हम के मुकाबले आरजेडी के पास प्रचार तंत्र ज्यादा है, तो इस पर संदेह किया जा रहा था। लेकिन अब खुद मुकेश सहनी मान रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री ऑफर किया गया था, 4 मंत्री पद ऑफर किया गया था, 6 एमएलसी ऑफर किया गया था, लेकिन वो चुनाव के बाद भी वहां नहीं माने और पहले क्या नाटक हुआ था आप देखे ही थे। यानी कि मुकेश सहनी ने इनकार कर दिया पिछड़ा। उसके बहुत पहले ही जीतन राम मांझी ने यूपीए गठबंधन में रहने से इनकार करके एनडीए की ओर रुख कर लिया था और नीतीश कुमार की ओर चले गए थे।
अब हो सकता है आगे यही बात हो कि जीतन राम मांझी को इसी तरह की शिकायतें हों, उनकी पार्टी के साथ भी यही हो, तो वो भी इधर आए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तब देखने को मिलेगा अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और जेडीयू में इसी तरह की तकरार हुई, जो पैटर्न चल रहा है एलजेपी से लेकर वीआईपी से लेकर अब हम और जेडीयू की बारी आएगी। अगर 2024 के पहले जेडीयू और बीजेपी में ऐसी तकरार की स्थिति आएगी, एक दो सीट को लेकर के या किसी बात को लेकर के इस तरह के टकराव की स्थिति आएगी, तब अलगाव होता है, तब नीतीश का रुख क्या होगा? क्या नीतीश कुमार आरजेडी से बातचीत करके उसके साथ एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे और 2015 में जैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पस्त किया था, वैसे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे, या फिर अभी उसी तरह से किसी तरह सरकार चलाते जाएंगे और 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश करेंगे? जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिहार की राजनीति में सब कुछ बहुत रोचक होता है। एक एक विधानसभा सीट, एक एक लोकसभा सीट के आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, उस पर पूरा राज्य लग जाता है, और राज्य के लग जाने से होता क्या है कि पूरे देश में वो एक खबर बन जाती है, जैसे कि खबरें अभी आप देख रहे हैं। जो कुछ अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे।